अरे आपसे तो पहले हम लोग यहाँ इसमें हाथ लगाइए। के उद्घाटन समारोह में आप सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, समाज व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति की सक्रियता उसके समाज के प्रति सरोकार और इस देश के प्रति सरोकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारा समाज इसलिए धीमी गति से बदल रहा है कि सरोकार को रखने वाले लोग दरकिनार हैं। जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, जो इनके स्लोगन सभी लिखे हैं, तो सभी हमको लगता है कि वो जन क्रांति की ओर, जन भागीदारी की ओर, जन सहभागिता की ओर इशारा करता है। मुझे उम्मीद है कि इस नाम ही है जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट। जब नाम ही जनहित है तो जन के हित में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन जन है, कोई भी जन हो। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट चिरांद की जो पौराणिक संस्कृति है, जो यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं, उसमें एक नई दिशा देने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय की ओर से जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और उनके तमाम कार्यकारी सदस्यों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाकर इस जन सरोकार में मेरी भी भागीदारी और मेरी भी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद। गुड्डू बाबा, आप इस जनहित फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी जनहित के लिए चली गई। जनहित याचिका के माध्यम से मैं समाज की बात उठाता रहा हूँ और आज के डेट में 91 PIL इस बिहार में किसी ने किया नहीं, मैं भी कंट्री लेवल पर ये था। तो जनहित के बारे में हमसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, और जिसका भी एक कॉन्सेप्ट आया हो जनहित ट्रस्ट रखने का, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी जो बीती है, एक दिन ज़मीन नहीं, एक अपने आवास में अंतिम सांस तक नहीं, बिहार का इकलौता बेटा यहाँ बैठा है। और मैं जाता नहीं हूँ इस तरह के कार्यक्रमों में, क्योंकि ट्रस्ट और NGO के प्रति मेरा जो अपना व्यू है बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष राजेंद्र जी के नाम पर हमको ये याद किए, मैं इनके विश्वास पे आ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि हमारे VC साहब ने भी कहा कि हम लोग जब यहाँ आए हैं तो यह जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट निश्चित रूप से बिहार में अपना एक अलग मिसाल कायम करेगा। और जिस इरादे के साथ हम लोग यहाँ पर आए, उम्मीद कर रहे हैं यह ट्रस्ट कम से कम बहुत सारे जो ट्रस्ट आज बिहार को बदनाम किए हैं उससे ये अलग ज़रूर रहेगा, तब हम लोग की प्रतिष्ठा बचेगी। और इस ट्रस्ट को पूरा जो भी हो सकता है, माँ गंगा से मैं जुड़ा हूँ और गंगा की तरफ से, अपनी तरफ से बिल्कुल आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इस ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं, जिन लोगों ने भी इसको फाउंडेशन में योगदान दिया है, और विशेषकर चिरांद की पूरी आवाम को, पूरी जनता को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस जनहित फाउंडेशन को संभाल के रखेंगे, हम लोगों को कभी भी याद करेंगे। और 1 साल का समय बहुत होता है, आप लोग जो भी कार्यक्रम करें अगले बार याद करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा क्या क्या आप लोगों ने किया। हम वस्त्रम से सम्मानित करने की कृपा प्रदान करें। आइए। आ जाइए, आइए। कुलपति महोदय सर का सम्मान अंगवस्त्रम, जोरदार तालियों से स्वागत, सम्मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सर ने बड़ी कृपा की इस पुनीत कार्य के लिए, सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर BNP सर को, भोला जी जो जनहित फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, आवे अंगवस्त्रम दे करके सम्मानित करें। एवं माल्यार्पण के द्वारा
जोरदार तालियों में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन कर रहा हूं जनहित फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष श्री उदय कुमार चौधरी जी से अंगवस्त्रम लेकर एवं पुष्पहार लेकर आप आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विकास चंद्रा उर्फ गुड्डू बाबा को जोरदार ताली। अपने अतिथियों के सम्मान में तालियों की गरजाहट कम नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती आरती सहनी जी से कि आप ताली बजा करके सम्मान। जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट अभिनंदन। मैं भानु प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा अपने सचिव मैं निवेदन कर रहा हूं विकसित रहनी चाहिए। मैं तालियों से स्वागत अभिनंदन। मैं जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। पुनः एक बार हमारे जिला जवार के आप सभी सम्मानित व्यक्ति, मुझे जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट से आदेश हुआ था एक पत्रक लिखने का। मैंने कल थोड़ी से प्रयास कर एक पत्रक आपके सामने प्रस्तुत किया है। आदेश हुआ इस पत्रक को पढ़ने का। अक्षरतः जो प्रकाशित है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जनहित का होगा प्रयास, सदा आनंदित हो चिरांद। अपनी माटी का कनकन अपने आप में विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व वाला है। पाटलिपुत्र की धरती भारत के प्रसिद्ध मौर्य सम्राट का स्थल रहा है, तो वैशाली विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों में से एक लिच्छवी वंश का स्थल रहा है। हमारे उत्तर पूर्व में स्थित मिथिला, जहां आदि शंकराचार्य को संवाद परंपरा में अपनी तर्कों से विस्मय का बोध करा देने वाली विदुषी भारती जगत चर्चित रही है, तो चंपारण मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बनाने वाला प्रयोग भूमि के रूप में विख्यात है। गया में गौतम वन विश्व को मध्यम मार्ग दिखाने वाले बुद्ध हैं, तो पावापुरी में अहिंसावादी जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर अपने निर्वाण को प्राप्त किया।
इस दिशा में चिरांद के लोग समय के हिसाब से सभ्यता में काफ़ी आगे रहे हैं। चिरांद अतीत का जीता जागता गवाह है, जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले जितने कि चिरांद ग्राम से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने भी अपनी यात्रा संस्मरण में महाभिक्षु आनंद की 2 समाधि और स्तूपों की चर्चा चिरांद के संदर्भ में की है। राजा मयूरध्वज के पुत्र का अस्थिदान, वृद्ध दधीची मुनि का देहदान, दोनों ही पाषाण युग की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनकी अस्थियों से शस्त्र आदि बनने का वर्णन अपने पौराणिक साहित्यों में प्राप्त होता है। इस तरह की पाषाण युग की अनेक घटनाएं परिवर्तित रूप में पुराण कथा में गुंफित है। पुरातत्वविद नंदलाल डे ने सन 1902 ईस्वी में चिरांद के टीले का निरीक्षण किया था। टीले के पास उनको अली राम की बौद्ध मठिया गंगा के किनारे मिली थी। उस मठिया के इर्द गिर्द उनको अनेक बौद्ध मूर्तियां मिली थी। पास के टीले के बारे में नंदलाल डे ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ लिच्छवियों द्वारा भगवान बुद्ध के परम शिष्य महाभिक्षु आनंद 567 से 469 ईस्वी पूर्व के शरीरावशेष पर बने स्तूप का भग्नावशेष है। इस गांव का नाम चिरांद प्रसिद्ध होने के बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है कि चिरांद शब्द 2 शब्दों से बना है, चीर और आंद। चीर माने चिरना और आंद माने आनंद। कहा जाता है कि जब महाभिक्षु आनंद ने देह त्याग किया तब मगध सम्राट अजातशत्रु शासनकाल 495 से 463 ईस्वी पूर्व और उनके समकालीन लिच्छवी गणराज्य के शासक के बीच विवाद हुआ कि महाभिक्षु आनंद के शव की समाधि का अधिकार किसको है। विवाद का हल यह निकला कि महाभिक्षु के शरीरावशेष को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए और अपनी अपनी समाधि बनाई जाए। लिच्छवियों ने गंगा के उत्तरी किनारे वैशाली जनपद में महाभिक्षु आनंद के शरीरांश को समाधि दी और उस पर स्तूप बनवाया। अजातशत्रु ने शरीर के दूसरे भाग को गंगा के दक्षिणी किनारे पर पाटलिपुत्र में समाधि दी। चिरांद में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के महान शिष्य आनंद की समाधि पर बौद्ध शैली का स्तूप बना था, जिसे आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। अब वह स्थल गंगा के किनारे एक विशाल टीले के रूप में दिखता है। इस संदर्भ में ऐतिहासिक साहित्य और पुराणों का अनुशीलन अपेक्षित है, पर चिरांद का उत्खनन रुका हुआ है। संपूर्ण उत्खनन से सारण, बिहार और भारत की महत्वपूर्ण पुरातात्विकता सामने आएगी, इसकी प्रतीक्षा है। चिरांद नाम का अनुमान किया जा सकता है। नदियों का संगम और आदिम सभ्यता का केंद्र अवश्य ही चिरांद का बोधक होगा। अनुसंधानस्तु विचार करेंगे। डोरीगंज में होगा जल मार्ग से व्यापार का गठजोड़। प्राचीन पुरातात्विक एवं व्यापारिक स्थलों का इतिहास जब फिर से जिंदा होता है तब यह स्थान एक तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे तीर्थ स्थल जन समूह को सहज ही आकर्षित करते हैं, क्योंकि वहाँ वे अपने पूर्वजों की कृति देख रोमांच व हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसे स्थान फिर से उठ खड़े होने व इतिहास रचने की प्रेरणा देते हैं। गंगा, सरयू व सोन के संगम पर स्थित व्यापारिक दृष्टि से डोरीगंज एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में चिरांद धीरे धीरे पुनः जागृत हो रहा है। डोरीगंज एक बिजनेस सेंटर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां सड़क जल मार्ग की पहुंच है। यह भारत के उन महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां 3 नदियों का मिलन व्यापारिक आवश्यकताओं एवं आवाजाही के संदर्भ में स्थापित मान्यताओं को बदला है। गंगा के मैदान में पहली बार नवपाषाण युग से लेकर बाद के कालों के पुरातात्विक अवशेष चिरांद में मिले हैं, तो डोरीगंज जल मार्ग के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि चिरांद व आसपास के स्थान पर हजारों वर्षों से लोग निवास करते रहे हैं। निवासरत लोग व्यापार करने, तीर्थ यात्रा के लिए, व्यापार हेतु माल लाने और ले जाने के लिए जल परिवहन का उपयोग करते रहे हैं। कारण कि दियारा क्षेत्र होने के कारण पक्की सड़कों का निर्माण होने में कठिनाई होती थी, इसलिए नदियों के माध्यम से जल परिवहन सुविधाजनक था। संभवतः यह भूमि यात्रा एवं व्यापार के लिए जानवरों के उपयोग से पहले विकसित हो गया था, क्योंकि जल मार्ग उन जगहों पर यात्रा का साधन बना था जहां भूमि पर घने जंगलों ने आवाजाही में बाधा डाली थी।
अतीत की व्यवस्थाओं पर पुनः नूतन तरीकों से कार्य होने से एक विश्वास बना है। बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता व हल्दिया पटना को जोड़ते हुए बनारस तक नया जलमार्ग बनाने की योजना निर्माणाधीन है। बांग्लादेश की तकनीकी टीम ने इस दिशा में कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रयास से 2018 में ही भारत बांग्लादेश के बीच जल परिवहन समझौता हुआ है। वर्तमान समय में बांग्लादेश से 13 बंदरगाह के जरिए भारत में माल का आयात निर्यात हो रहा है। बांग्लादेश के ढाका, मांगल, नारायणगंज, आशुगंज के रास्ते कोलकाता, हल्दिया और पटना के रास्ते बनारस के बंदरगाह पर जलपोत की आवाजाही है। बांग्लादेश को फूड ग्रेन, कोयला, स्टोन चिप्स, सीमेंट के अलावा कृषि यंत्रों का निर्यात बनारस से हो रहा है। वहीं बांग्लादेश से जूट, लेदर, गारमेंट्स आदि सामानों का आयात शुरू हो रहा है। जब यह सुचारू रूप से जारी होगा तो व्यापारियों व उद्यमियों के माल को तय स्थान तक पहुंचने में अधिक समय भी नहीं लगेगा और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती भी मिलेगी। इस जल मार्ग पर डोरीगंज एक शिप मर्चेंट स्टेशन के रूप में कार्य करते हुए नया बिजनेस सेंटर के रूप में उभर सकता है। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। के खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। नदियों में चलने वाली नावें सबसे पहले व्यापार का केंद्र हुआ करती थी, आवागमन का साधन हुआ करती थी। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, हम चाहते हैं जिस तरह से ट्रकों का निबंधन होता है, बालू घाटों का निबंधन होता है, जिस तरह से उनका डाक होता है, उसी तरह से हमारी नावें नदियों में चले। वैध कैसे होगा, इसके लिए सरकार सोचे, सरकार नियम बनावे। जला दी जाती है और डुबा दी जाती है। हद तो यह है कि लगभग 8 फीट अलग से कैसे पानी को खौला दिया जाए और 2 हाथ खौलता हुआ पानी ऊपर हो जाए। आरा के डीएम और छपरा के डीएम को बोट उपलब्ध कराया गया है 5-5 करोड़ का कि आप अवैध नावों को भी है उसमें वो डूब जाती है नावें, और इस तरह से मजदूर मर रहे हैं। और हमारा जो इलाका है नाव और बालू का क्षेत्र, हम चाहते हैं यह बालू का व्यवसाय वैधानिक रूप से हो। सरकार के लाइसेंस जारी करती है, सरकार के नियत में खोट है, इसलिए एक जिले में मात्र 5, 10, 20 के लाइसेंस जारी होता है। हम कहते हैं 500 लोगों को दे दीजिए। एक के लाइसेंस का 10,000 रुपया सरकार को शुल्क मिलता है। यदि 5,000 लोगों को 10,000 लोगों को यदि आप शुल्क लेकर के लाइसेंस देते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति बिहार सरकार को होगी। और इस धंधा में जो अधिकारी गोरख धंधा के रूप में इसको बना करके सारे व्यवसाय को तबाह कर रहे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सारे बालू और नाव का व्यवसाय करने वाले, ट्रक और ट्रैक्टर का व्यवसाय करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। हम चाहते हैं यह रोजगार मरे नहीं, यह चले, जिंदा रहे। हम टैक्स देने को तैयार हैं, सरकार नीति बनावे। इस पर अमल कैसे होगा, हमारे गुड्डू बाबा यहाँ मौजूद हैं। अब पटना हाई कोर्ट के किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। तमाम जनहित याचिकाओं पर आपने अंबार लगाया है और यहाँ डॉक्टर BNP सर बैठे हुए हैं। जिस काम को यहाँ राजनीतिक दल 35 सालों में नहीं कर पाया, खनुआ नाला, विकट समस्या छपरा शहर का, राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा ही सुगम शब्द है। राजनीति करने वालों का हर कदम अपने वोट बैंक को ध्यान नहीं रख के आगे बढ़ता है, इसके अलावा उनको दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हम सर BNP सर सामने हैं,
गुड्डू बाबा सामने हैं, हमारे कुलपति महोदय सामने हैं। हम आपके सामने दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमारे नाव चलाने वाले श्रमिक भाइयों का, नाव मालिकों का, ट्रक और ट्रैक्टर चलाने वाले भाइयों का और बालू का व्यवसाय करने वालों का यह कैसे वैध हो, इस पर सरकार से बात होनी चाहिए। और जो भी शुल्क लगेगा वो सभी लोग देने को तैयार हैं, लेकिन नावें चले, नावें डुबाई नहीं जाए, मारी नहीं जाए। सारा बालू माफिया का तगबा नाव श्रमिकों पर लाद दिया जाता है, जो 500-300 रुपये के लिए, अभी सर जो नाव पर मलाही करने जाता है 200-150 रुपये उसको मलाही पड़ता है, मजदूरी उसको इतना कम हो गया है, बालू का धंधा मंदा हो गया है। तो जो 200 रुपये के लिए मजदूरी करने जाता है, सरकारी अमला उसे कहती है यह बालू माफिया है। जबकि मैं जब इसमें आया हूं तो मैंने देखा है एक एक खनन और परिवहन से जुड़े लोगों का जब तबादला होता है तो जो वास्तविक बालू माफिया है वह 1 लाख 1.5 लाख रुपए विदाई में खर्च करता है। वह इसलिए करता है कि जाने वाले के साथ जो ज्वाइन करता है उसको यह मैसेज दिया जाए कि देखिए आप हम लोगों के साथ मिल के रहिएगा तो कितना फायदे में रहिएगा। तो जो बालू माफिया वास्तव में है वो सरकार और अधिकारियों के सिरहाने से होता है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन बालू माफिया नाव चलाने वाले को कहा जाता है, ट्रक और ट्रैक्टर चलाने वाले को कहा जाता है, जो बालू का व्यवसाय करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है, रोजी रोजगार करके अपना घर द्वार बनाता है, शादी विवाह करता है, 2 रोटी का जुगाड़ करता है, उसे बालू माफिया कहा जा रहा है। इसीलिए मित्रों, हमारे मित्रों ने कहा, एक फैसला किया कि राजनीतिक दलों से विश्वास उठा है, राजनीतिक दलों से आम जनता का विश्वास उठा है। कोई भी राजनीतिक दल हो जो अपने जनता के हितों का ख्याल नहीं करती है, वह कोई भी राजनीतिक दल और उसका नेता पूजनीय नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले समय में लोग मन बना रहे हैं, सबक सिखाएंगे वैसे लोगों को जो नाविकों को तबाह कर रहे हैं, जो बालू का व्यवसाय करने वाले को डुबा रहे हैं, मार रहे हैं और फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेलों में ठूस रहे हैं। सारी जनता हिसाब करने को तैयार है, लेकिन हम जानते हैं सर यह बिना कोर्ट में गए कार्य नहीं होगा, क्योंकि राजनीति करने वालों का हर कदम अपने वोट बैंक को ध्यान नहीं रख के आगे बढ़ता है। और खास करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार के साथ शासन 17 साल कर चुकी है। लालू जी की पार्टी भी 3-4 साल अपनी पूरा हो जाएगा तो लेकर के वो भी शासन कर चुकी। फिर बिहार में बचता ही कौन है जिस पर विश्वास किया जाए? नए कुछ राजनीतिक दल आ रहे हैं जो आशा की किरण जगाने का काम कर रहे हैं। कल कहां तक वो सफल साबित होंगे यह समय साबित करेगा। इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षिप्त रूप देते हुए, यदि आपको लगता हो कि मैंने आपकी समस्या को उठाया है कुलपति महोदय के सामने, आपको लगता है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, तो संबोधन कुलपति महोदय का शुरू हो उसको पहले जोरदार तालियों से आप सम्मान व्यक्त करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। कुलपति महोदय के सम्मान में खड़े होकर ताली बजाइए और सम्मान दीजिए अपने माननीय कुलपति महोदय का। आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। इतने जोरदार संबोधन के बाद उतना जोर और जोश जज्बा हमें हो गया नहीं, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन आपने बहुत लोगों के लिए ताली बजाया है, इसी से बोलना है। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। मुझे बेहद खुशी हुई कि जब बच्चों को पढ़ा रहा था जनरल स्टडी, जीके, जीएस, तो उसमें चिरांद का जिक्र आया था। अभी भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, उसको बताया कि चिरांद खोजो किताब में, मैं वहीं जा रहा हूँ, पढ़ के रखना, बाद में आएंगे तो बताएंगे। इसलिए चिरांद के तमाम साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जयप्रकाश जी ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जो भी नहीं कहा था और खाली करवा दिया। जो लोग 77 के चुनाव और 74 के आंदोलन से जुड़े, मैं तो उसमें छात्र था, मेरे भी 2 साल उसमें गए थे, 4 साल लगे थे एमएससी पढ़ने में, 2 साल यूँ ही गया। खुलाई ने बंद थी यूनिवर्सिटी। मैं कहना चाह रहा था कि अगर जनता ठान लेगी
तो दल का दल उसे नहीं फंसा सके। मैं हमेशा दल को दल समझता हूँ और उस दल में जनता नहीं फंसेगी। मैं एक मामूली सा उदाहरण दूंगा। भागलपुर में जो सीटिंग एमएलए होता है, एमपी होता है, वो उतने ही वोट से हारता है जितना नोटा पड़ता है। बोले नहीं पसंद है नोटा दबाओ। बोले जयप्रकाश जी ने कहा था रिकॉल दी रिप्रेजेंटेटिव, नहीं लागू हो सका, लागू नहीं हो सका। अगर ये लागू हो गया होता तो बहुत सारी बातें सुधर गई। वो निरंकुश नहीं बनते, कब तक 5 साल के लिए हो गए। रिकॉल का कोई प्रोविजन नहीं। ये सुधार था, राजनीतिक आंदोलन था, सामाजिक कमिटमेंट था जो नहीं हो सका। आज भी एक मामूली चपरासी और सिपाही के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की बहाली के लिए, जहां वर्णमाला पढ़ानी है, जो जोड़ घटा और गुना पढ़ाना है, नाम और पता लिखने सिखाना है, बोले कंपटीशन जाना पड़ेगा। और हमारे मंत्री संतरी जितने हैं बोले कोई योग्यता नहीं। अरे क्या है भाई? तो इन सब चीज़ों पर भी बात आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं बताना चाह रहा था कि जनता चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। मैं 2 उदाहरण दूंगा। जब लालू जी की सरकार बनी, गंगा का ठीका होता था। महाशय जी थे भागलपुर के, जानते होंगे, जो मछली के व्यापार से जुड़े होंगे, उन्हीं का जहाज चलता था। यहाँ भी कोई बच्चा वो आए हुए हैं, वो भी बच्चा सिंह कहलाते थे, उनका जहाज चलता था। महेंद्र घाट में, भागलपुर में, सुल्तानगंज में, मुंगेर में, मनिहारी में, ये सब गंगा के घाटों में चलता था। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब वो उनकी जमींदारी गई तो मछुआरों ने आंदोलन किया कि अब यहाँ जो मछली मारेगा मछली उसी का होगा। इतना आसान नहीं था। जल श्रमिक संघ बना, गंगा मुक्ति आंदोलन बना। मेधा पाटकर जी भी महीनों भागलपुर में रही थी और ये सरकार से कानून बनवा दिया कि गंगा में जो मछली मारेगा मछली उसी की होगी। उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया? तो बोले सुल्तानगंज से कहलगांव तक जो 7 किलोमीटर गंगा है, जहाँ घनी आबादी है, बोले ये सोंस का अभ्यारण्य होगा। सोंस देखे होंगे आप लोग, काला काला होता है, अंग्रेजी में डॉल्फिन कहते हैं उसको, इसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। वो सिनेमा में दिखलाया जाता है, वो दूसरे तरह का, यहाँ वाले का चोंच लंबा होता है। हम लोगों ने विरोध किया। मैं तो जूलॉजी का टीचर हूँ, जूलॉजी पढ़ाता हूँ। बोले नदी में तैरने वाले जानवर को तुम रोक के रखो, कितना सा इलाका तुम्हारा है। अरे उसका जहाँ मन करेगा वहाँ जो सोच कहलगांव में, क्या पटना नहीं आएगा? गंडक से मिल करके क्या छपरा में नहीं आएगा? अजीब वाले में जब सभी नदियाँ जुड़ी एक दूसरे, नदियों का जाल बिछा हुआ है। अभी जब पिछले बार भागलपुर में बाढ़ आया तो मैंने कलेक्टर से पूछा कि आपके पास कितना नाव है? नाव तो आप पकड़ लेते हैं, अब बाढ़ आता है तो नाव खोजते हैं। आपके पास एक भी नाव नहीं है। 30 लाख आबादी का जिला है, डूबने लगे तो कौन सी से निकालिएगा? अरे समझदारी से काम लीजिए। जनहित, जन सरोकार वाली योजना बनाइए, माइंडलेस पॉलिसी नहीं बनाइए। बिल्कुल माइंडलेस पॉलिसी बनता है। मैं आपको एक उदाहरण यही बता रहा था जो कारगर हुआ और आज भी चालू है और आज भी लागू है। कहाँ वहाँ रोक पाता है नाव को? मैं आपको दूसरी घटना बताऊंगा। जब मैं 30-40 साल पहले गंगा सागर गया था, स्टूडेंट था, तो वहाँ ये जो हुरुड़िया वाली गाड़ी अभी चल रही है यहाँ, वो वहाँ उस समय चल रहा था 40-45 साल पहले, मोटरसाइकिल के इंजन में जोड़ के चला। भागलपुर में तकरीबन 1000 चल रहा है। बोला नहीं चलने देंगे, तुम्हारा चलान करेंगे, ये इंजन स्पेसिफाइड नहीं है। बोले नहीं स्पेसिफाइड है तो करो, इसका मूल्यांकन करो, इसका रेटिंग करो, इसको विधिवत करो। और 1000 उस हुरुड़िया वालों ने पूरे भागलपुर को जाम कर दिया हफ्तों। बाध्य होकर के बोले तत्काल सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दो, चलाओ। तो ये है कि आप में कितना दम है, कितना संगठित है आप, उस पर डिपेंड करता है।
मैं एक और उदाहरण बताऊंगा। जब ब्रिटिश इंडिया था तो अंग्रेजों ने भारत के 4 कोने में 4 कृषि महाविद्यालय स्थापित किया था। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। एक था बहावलपुर जो अभी पाकिस्तान में है, दूसरा था कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, तीसरा है कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, चौथा था भागलपुर जो मेरे भागलपुर सबौर में है। जो लोग गए हमें हावड़ा जाते हैं उधर से, तो सबौर एक ब्लॉक है, गांव भी है, भागलपुर से 6-7 किलोमीटर पर है। वो था। आपको जान गैरत होगा कि 47 के पहले ही और 47 के आसपास आज आज़ादी का दिवस है। तीनों के तीनों विश्वविद्यालय बन गए, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में गया वो भी यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन मेरे भागलपुर का सबौर यूनिवर्सिटी नहीं बना। हम लोगों को लगा ये तो लानत है, 2 यहाँ के स्पीकर हो गए, 3 मुख्यमंत्री हो गए, जो भागलपुर से पढ़े कुछ नहीं कर सके। हम लोगों ने परमंडल विकास समिति आयोजन किया, उसमें जो कई बुजुर्ग थे उनको जोड़ा, बांका और भागलपुर दोनों को मिला करके बनाया और तकरीबन 100 धरना दिया। आप यकीन नहीं होगा, जब भी कॉलेज खत्म होता था 3 बजे वहीं जाते थे और 6 बजे तक धरना पर बैठे रहते थे। हम लोगों के धरना का पेपर मांग पत्र कोई प्रोफेसर नहीं लेता था, लेता ही नहीं था। इस स्टूडेंट में जाएंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज तो सरकार का होता है, फुल्ली गवर्नमेंट होता है। हम लोग किवाड़ से घुसाते थे प्रिंसिपल के कमरा में या इंचार्ज के कमरा में। बहुत समझाते समझाते माननीय नीतीश कुमार जी को समझ में आया और 2011 में विश्वविद्यालय बना। क्या नहीं बन सकता है? बना ना, मिसाल आपके सामने। तो जिस नाव की आप चर्चा करें, सभी नदियां भर गई। मैं जब छपरा से मुजफ्फरपुर के रास्ते भागलपुर जाता हूँ और जब गंडक को देखता हूँ तो फूल और गंडक के पानी में मात्र मेरे ही इतना फर्क है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर ज़्यादा बारिश हुई नेपाल में और ज़्यादा जोर से पानी आया तो इस पुल को भी उल्टा देगा, तो उलट ही जाएगा वो। हमारे पत्रकार बंधु कहीं बैठे हैं, विद्वान सभी हैं, बहुत जानकार हैं। नदियों में गाद भर रहा है, अरे जिस नदी में गाद भर रहा है, बालू भर रहा है, अगर तुम नहीं निकाल सकते हो तो जो लोग निकाल करके रोजी रोटी चला रहे हैं उसको नियमित क्यों नहीं कर सकते हो? अजीब बात करते हो कि नदियों में गाद भर गया, उससे बाहर आता है, गाद को निकालने नहीं देते हो। बहुत गंभीर मसला है। ये कौन लोग हैं? ये हम तमाम लोगों को, जो आम आदमी है उसको, आम आदमी को बिल्कुल समस्याओं में उलझा के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात हमारे उद्घोषणकर्ता कर रहे थे जनहित याचिका से जुड़े हुए। हम लोग बहुत परेशान हुए थे कुलपति होने के नाते वेटरन फोरम से। ऐसा केस किया कि यूजीसी ने पैसा दिया महाविद्यालयों को, महाविद्यालय ने मकान नहीं बनाया। यूजीसी ने जब पैसा दिया 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, आज नहीं 2006 में दिया, 8 में दिया। अब हमसे हिसाब मांग रहा था 20 में, 21 में। अब सुनिए, बिना यूनिवर्सिटी के पूछे पैसा दे दिया। अब बाद में इन लोगों ने जब केस किया वेटरन फोरम ने, तो बोला कि साहब दीजिए, बीसी नहीं था, आपको जिले जाएंगे, ले रहे। देने लेने में कहीं हम नहीं है। आपको क्या बताएं, 4 महीने मुझे लगे सभी प्रिंसिपल को समझाने में। इन 18 सालों में कितने प्रिंसिपल मर गए, कितने रिटायर कर गए, कितने इधर का माल लेके उधर चले गए, कितने उधर का लेके इधर चले आए। ये वेटरन फोरम को हम प्रणाम करते हैं। नहीं सर, जाती नहीं होगी, हम आपकी क्षमता को प्रणाम करते हैं सर। हम आप क्षमता को प्रणाम करते हैं कि अगर आप चाह लेंगे तो वेटरन तो ऐसे ही होता है, बड़ी वेटरन है। हम लोग गांव में जब बोलते हैं तो दूसरे अंदाज में बोलते हैं, लेकिन मिलिट्री में जो पुराने सैनिक होते हैं, जो उच्च पदों पर रहे हुए होते हैं, उन्हें वेटरन कहा जाता है, आम सैनिक नहीं कहा जाता है। आप हमारे लिए वही है। मैं उसी अंदाज से बोल रहा था। ये जो नाव की समस्या उठा रहे हैं, मैं भी वहाँ झेलता हूँ। अभी बाढ़ आया, पूरे के पूरे 11 किलो, मैं तो खुद 11 का हूँ, इतना पानी में गाय चराने जाता था। तो गंगा की चौड़ाई और कोसी की चौड़ाई तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हुआ करती थी, अब न कम हो गई है।
अब तो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर में होता है, और बैसाख में तो लगता है कि पार कर जाइएगा। जेपी सेतु के कभी कभी लगता था कि पैदल पार कर जाएंगे, और मोकामा में भी। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कानून से अभी सत्ता डर रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो राज्य सरकार। तो अगर सामान्य बात नहीं सुने, जनता को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जनता को भी भ्रष्ट कर दिया है राजनीतिज्ञों ने। बोले हम तो ये हैं, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, और यही वजह है कि आंदोलन नहीं हो पा रहा है। एक सच्चाई है। बोले हम भी कमीशन ले रहे हैं, तुम भी ले लो, तो आंदोलन कौन करेगा? हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि एमएलए एमपी के फंड को बंद करो, एमपी वाला बंद नहीं हुआ, बिहार में बंद करवा दिया था हम लोग। करीब 3-4 साल बंद रहा सर। हम बोले ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, और इसके एजेंट जो है वो पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, जिधर ही चलते हैं 12 को मोटरसाइकिल वाला चलता है। आप भी देखते होंगे, थोड़ा उसमें सुधार हुआ है। अब कहते हैं आप दीजिए, आपको मटेरियल सपोर्ट जाएगा। हम भी 100 बेंच मांगे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में बैठने की जगह नहीं, बेंच डेस्क मांगे हैं पार्षद महोदय से। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारे साथी हैं ये इसमें लगे हैं। चिरांद का जो हैसियत है वही हैसियत चंपा नगर का है भागलपुर में। जहांगीर का जहाज रुका था वहाँ, आप अंदाजा लगे। इसका मतलब जहांगीर के समय में आगरा से हुकूमत होती थी, तो आगरा से यमुना के जरिया गंगा में, गंगा से होते हुए कलकत्ता ढाका तक जो व्यापार होता था तो चंपा नदी के किनारे से होता था, जो फिर गंगा में मिल जाता। आज वो सूखी हुई नाला है। समस्याएं एक नहीं है, हमको एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है। एकजुट होने की जरूरत है। जो गैर जरूरी समस्याएं हैं उसी को उजागर करके मूल समस्याओं से हमको दिग्भ्रमित किया जाता है, और यही वजह है कि इंडिया और भारत में फर्क साफ नजर आता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, हमारे साथी जानते होंगे। मैंने पूछा बाबा कब से कहला रहे हैं, तो बोले आप गूगल से पढ़िए, तब जाके हम पढ़ेंगे करवाएंगे। हम तो उतना चला भी नहीं पाते हैं, हमको लगता है फजूल है, जो भी बचा कुछ वहाँ वो भी चला जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा था, हाल में भी एक और PIL हम लोगों के इंस्टीट्यूशन के लिए फाइल हुआ और सुधार हुआ। कम से कम इस बहाने तो बेचैनी तो होती है शासन वालों को, प्रशासन वालों को। कोर्ट कहता है कि 100 दिन हाजिर हो, 20 दिन का समय दिया, 20 दिन में तुम स्टेटस रिपोर्ट दो, 20 दिन में नहीं दिए दूसरे दिन हाजिर हो। पाप पाप करते हैं हम लोग, दिन भर रात भर बैठ करके बना करके देते। इसलिए उसका सहारा तो ले ही जनता को समान मुद्दों पर जो जनमानस को प्रभावित करता है रोजगार, प्रभावित करता है चिकित्सा, प्रभावित करता है शिक्षा, ये जन सरोकार के मुद्दे हैं। अरे इस पर बहस हो, ये कहाँ से भेदभाव होगा? बीमारी क्या पूछ के आती है? ये आप लोग जाते हैं कौन धर्म के हैं? पूछ रहा था कोरोना ना है, कहीं तो पूछ नहीं रहा था, सब कोई चपेट में आ रहा था। तो जो हमारे जन सरोकार के मुद्दे हैं हम उस पर समेकित होकर के प्रयास करें और ट्रस्ट एक केंद्र बिंदु बने। परेशानी तो होगी, हमारे बाबा बोल रहे थे कि मैं NGO से थोड़ा दूरी बनाता हूँ। मैं भागलपुर के सभी सामाजिक संगठनों का वर्किंग कोऑर्डिनेटर हूँ, जितने भी संगठन है वहाँ सबको जोड़ के रखा हूँ। बोले आपकी रुचि किसमें हो, लेकिन जो सामूहिक मुद्दे होंगे, शांति सद्भाव के, विकास के, रोजगार के, चिकित्सा के, उसमें कोई आय बाय नहीं सुनेंगे हम लोग। उसमें एक आवाज़ होगी, एक बात होगी। करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। मैं 40 साल से लगा हूँ, ऐसे थोड़े। जब मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ तो लगता है कि 2-10 घंटा काम करते हैं, वहाँ तो 18-20 घंटा काम करते हैं। परेशानी होगी,
मैंने शुरू में भी कहा था, हम लोग NGO नहीं बोलते संगठन को, PBO बोलते हैं, PBO श्रीमान, पीपुल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जन आधारित संगठन। बोले हम नहीं लेंगे कोई पैसा। यूनिसेफ से हमको आज से 30 साल पहले 80 लाख रुपया दिया जा रहा था गंदी बस्तियों को बचाने के लिए। बोले ठेकेदार समझे तो आपका एजेंट की तरह काम करेंगे। कल आपका आदमी आएगा कहेगा गाड़ी दीजिए, हम कहाँ से गाड़ी देंगे उसको? बोले मेरे फैमिली को वहाँ से लाइए। बोले वो सब नहीं होगा, आप टेंडर निकालिए, अपना कराइए, हम मॉनिटरिंग करा देंगे। यही कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा नहीं। हम थोड़ा ही काम करेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे, जितना ही हो सकेगा अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारा चिरांद ही है, हम चिरांद को ही बेहतर करेंगे, की तरफ बढ़ेंगे। फिर देखेंगे किधर है छपरा और किधर है मसरक और किधर है सीमा, उधर बढ़ेंगे बात। पहले हम यहाँ से शुरुआत तो करें। लंबी दूरी चलने के लिए एक कदम तो चलना ही होता है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कहते हैं ना ये ट्रस्ट खुला है, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत सारे ट्रस्ट में अदल बदल हो जाता है, जो स्थापित करने वाला कोई होता है, दूसरा उसमें हावी हो जाता है। बहुत सारी बात हम लोग देखते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि आप इस तरह बनाइए, उसके बायलॉज इस तरह से बनाइए कि जैसे नाटो बना हुआ है। अगर एक देश भी विरोध करता है तो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। देखिए कितना स्वीडन को चना चबाना पड़ा, टर्की सिर्फ विरोध कर रहा था। मैं अंतर्राष्ट्रीय बात को इस चिरांद के इस ट्रस्ट के साथ में जोड़ रहा हूँ कि जब भी उसमें कोई एक सदस्य आए तो सबकी जब तक सहमति नहीं हो तब तक वो नहीं आए। देखिए आपसे आप फिल्टर आउट हो जाएंगे लोग जिनको सोशल कमिटमेंट नहीं है, जिनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो अपने समय से थोड़ा समय समाज के लिए निकालते हैं। हम समझते हैं लानत है इस समाज के। मैंने तो प्राइमरी से PhD तक स्टाइपेंड से पढ़ा। लोग कहते हैं क्यों इतना काम करते हैं? बोले कर्ज है मेरे ऊपर, जब तक जिंदा रहेंगे वो कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जितना उतार सकेंगे उतारेंगे, नहीं उतार सकेंगे तो नहीं उतार सकेंगे, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिस नौका की बात कर रहे थे, लहरों से टकरा कर ही नौका पार होती। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ें। जब हम लोग धरना देते रहते थे दिन भर, तो कभी विधायक जी आ जाते, कभी मंत्री बने भारत सरकार में, तो बोले आप क्यों आए सामने? हम लोग तो 10 बजे से बैठे हुए 4 बजे तक। अब 4 बजे आकर के आगे बैठ के फोटो भेजे, नहीं खिंचाने। दम होना चाहिए ये कहने का। बोले दिन भर बैठिएगा तभी फोटो खिंचाने देगा, नहीं खिंचाने। दिन भर बैठे हम और हम अंतिम फोटो खींच के नेता जी का इस तरह चलेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, थोड़ा समय लगेगा और बहुत गंभीरता से वॉच कीजिए, खाली उनको जिम्मेदारी दीजिए। जो भी सदस्य हैं डेमोक्रेटाइजेशन कीजिए। बोले आप ये कीजिए, हम लोग किसी कार्यक्रम का कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। बोले भाई आप चाय का इंतजाम कर दिए, आप बिस्कुट का इंतजाम कर दिए, आप कुर्सी का इंतजाम कर दिए, आप मंच का इंतजाम कर दिए, आप माइक का इंतजाम कर दिए, फिर एक कार्यक्रम हो गया। बोले हिसाब किताब जन सहयोग से संपन्न हो। अरे क्या है कैसा? मैं जिस संगठन में रहता हूँ उसे पैसा रहता ही नहीं। बोले बगैर पैसे के काम कर रहा है, काम करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे लोगों को जोड़िए, वो कहते हैं कि अच्छे लोग हमको नहीं मिलते हैं, अच्छे पात्र नहीं हैं जिनको हम अपना रकम दे सकें। वो तैयार होना होता है सर, भरोसा वर्षों में बनता है। इसलिए ऐसे भी लोग चिरांद में होंगे जो आपके पीछे तेरी चोटी लगा करके लगेंगे, पूरी अपनी गाड़ी कमाई आपको सपोर्ट करेंगे। आप पहल करके तो देखिए, मैंने करके देखा। नहीं दे दिया, मेरा अधिकार तो बताया नहीं। आज जो स्वतंत्रता दिवस है, ये उचित अवसर है कि हम संविधान की बात करें। और संविधान क्या कहता है? संविधान एक लिखित किताब है, इसमें यह लिखा हुआ है कि हमारा क्या अधिकार है और हमारा क्या दायित्व है।
हमारा अधिकार जो है वो ये जवाबदेही के साथ अधिकार। जवाब ये जो है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जिम्मेवारी कितना जिम्मेवारी ले, जवाबदेही बना दिए, जिम्मेवार बना दिए और मेरा अधिकार गुम कर दिए। आज है पावन दिवस। इसी दिन उचित है कि हम आत्ममंथन करें कि हम कहाँ हैं। मेरा अपना मानना है हम एक असफल राष्ट्र हैं, हम एक फेल्ड स्टेट हैं। क्यों है? दो उसके नमूने दूंगा। एक, कोरोना आई 30 मार्च, मैं दिल्ली में था कि सिर्फ 15 अप्रैल तक कोई 40 लाख आदमी पश्चिम से पूरब आए। कोई सरकार नहीं थी। आप भी हम भी टीवी पर देखते थे, कोई बस पे लटका है तो कोई ट्रक से कुचल रहा है, कोई रेल के नीचे आ रहा है। कोई सरकार 15 दिन नहीं थी। और अगर आप ये समझते हैं कि भगवान न करे कि वो परिस्थिति दोबारा आवे, वो अगर परिस्थिति आ गई, हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात है, भगवान न करे कि आवे, तो हम उससे और पूरे हो गए। हमने क्या सबक लिया है? कोई सबक लिया है कोरोना से? क्या हमने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा है? क्या हमने आवागमन का कोई जो पहले ट्रेन चलता था वही है, जो उसमें हो चलते एक आध बस चल रहा है, यही तो हुआ है। संविधान के तहत आपको ये बताया जाता है। और एक आजकल बहुत ही जबरदस्त दो मजाक की शब्द चल रही है। दो, एक विश्व गुरु बन गई नहीं या बन जाए। हमारा घरे तो भोजपुरी में बोल ली तो हमारा आसानी हुई। हमारे घर के सामने एक आदमी प्रोफेसर साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल चला रहा है, वो भारतवास विश्व गुरु वगैरह। तो हम कहेंगे कि अरे भाई गुरु पर तो तू खरा पा रहा, आप विश्व गुरु बने के तो साफ कर लेना। जीवन लीला को समाप्त करवाया और आज़ादी दिलवाई। आज आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस है जहाँ हम लोग खड़े हैं। हम बहुत जगह इस बात को बोलते हैं, बीएन सिंह जी आप ही के लिए है। सीमा पर रहने वाले हमारे जवान जगते हैं तो हम लोग आराम की नींद सोते हैं, लेकिन उनसे एक पैसे का भी कम योगदान वैसे लोगों का नहीं है जो देश के भीतर रहकर देश के अंदर भ्रष्टाचारियों से और यहाँ की कुव्यवस्थाओं से लड़ते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को निछावर करते हैं। उनसे एक पैसे का भी योगदान हमारे बीएन सिंह जैसे लोगों का नहीं है। अरे उन्हें तो सरकार सुरक्षा दे देती है, सब कुछ देती है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता है। इन्हें सिर्फ हम लोग का थोड़ा सा सम्मान मिलता है, इतना तो मिलने का हकदार है। आपका नाम हम सुनते थे, वेटरन फोरम सुनते हैं, जब भी अपना रोज केस का लिस्ट देखते हैं तो कभी कभी हाई कोर्ट में वो नाम मेरे सामने से गुजरता है। कल भी मैंने देखा था, कल या परसों मैंने मैडम से कहा कि मैडम ये फोरम बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोचिंग पे अभी का है, तो कहने का मतलब कि 73 साल की उम्र में जब ये अभी 20 साल की दुआएं इनको मिल चुकी हैं तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 93 साल तक हमारे बीच एक युवा रहेंगे। नाम जनहित फाउंडेशन रखा गया है। जिद करो दुनिया बदलो। आपके गुड्डू बाबा ने 1998 में जिद किया था, उस जिद का नाम था गंगा बचाओ अभियान, सेव मिशन गंगा। आप गर्व कर सकते हैं कि आज वह गंगा मिशन गुड्डू बाबा का नहीं, इस देश का जन जन का आंदोलन बन चुका। बहुत सारे काम हो रहे हैं उस पर। का नाम है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। बिहार की माटी का एक कच्चा बच्चा जिसके नाम से कानून बना।
70,000 लावारिस लाशें इस देश में पाई गई थी 12 और 13 में। मैडम बैठी हैं, बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, क्योंकि किसी भी पुरुष के पीछे जब तक किसी एक शक्ति का योगदान नहीं होगा वह पुरुष बहुत आगे नहीं जा सकता है। मैं जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ उसका बहुत सारा श्रेय हमारे मैडम अंजू मैडम को है। अस्पताल जिस पर लिखा है 24/7, अभी वह मामला कंटेम्प्ट में चल रहा है, अमानाबाद में चल रहा है, क्योंकि कोर्ट में सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, संसाधन जुटाएंगे। अभी पशुपालन विभाग के डायरेक्टर महोदय को 25,000 फाइन लग चुकी है। वो सिर्फ इतना ही कर पाई है सरकार कि यहाँ से उठा के डॉक्टर को वहाँ, वहाँ से उठाकर वहाँ, वहाँ से उठाकर वहाँ। कोर्ट के इशारे पर मैं 10 जिले जा चुका हूँ। आज छपरा में गया था, कल गया में था, मराची पड़ता है हथीदा के पास में मोकामा में, वहाँ की लेडी डॉक्टर को गया में डिपुटेशन किया गया है। डिपुटेशन का खेल चला, संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर काम तो करिए। सिवान छपरा सब जगह के टीएम का लेटर आया कि जो अनाज आया है वो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं है। आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब जो अनाज है वो साफ सुथरा अनाज आता है बिहार में, तो ये राशन की दुकानों पर जहाँ हाथ डालिएगा इच्छा शक्ति से काम आपका हो जाएगा। अभी सारे बिहार के अस्पतालों में 355 की पावरोटी उठाकर मैं हाईकोर्ट लड़ा, तो 2002 में 25 करवाए थे, 2007 में 50 करवाए, 2013 में 100 करवाए। आज वो 150 रुपये का भोजन जो है अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए सरकार बाध्य हो गई, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में गए हुए। हम तो कहते हैं कि हम उस मिट्टी के बने हैं कि तुमसे काम करवाना जानते हैं। किसी की भी सरकार आएगी वो मेरी सरकार आएगी और राजेंद्र जी की सरकार आएगी, क्योंकि हमें तुमसे काम कराना आता है, हमने सीख लिया।